नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। मतलब इसके हिंदी अनुवाद के कुछ खास हिस्सों पर। ये किताब दिखाती है कि कैसे दो पिताओं ने, एक अमीर एक गरीब, पैसे को लेकर बिल्कुल अलग अलग नजरिए दिए हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि लेखक ने अपने दो पिताओं के अनुभवों से क्या सीखा। एक उनके अपने पिता पीएचडी थे पर आर्थिक रूप से हमेशा परेशान रहे, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्होंने 8वीं भी पास नहीं की थी पर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए, रिच डैड। तो देखते हैं कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं जो शायद गरीब या मिडिल क्लास पेरेंट्स नहीं सिखाते। चलिए इस पर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये किताब असल में दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग फलसफों के सामने रखती है। एक है वो पारंपरिक रास्ता, भाई अच्छा पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, कोई सुरक्षित सी नौकरी पकड़ लो। और दूसरा रास्ता है वित्तीय स्वतंत्रता का, मतलब संपत्ति बनाने पर जोर देना। दिलचस्प बात यह है कि ये विचार हमारी अपनी सोच, हम पैसे को कैसे देखते हैं, कैसे संभालते हैं, उस पर कितना असर डालते हैं। कहानी शुरू होती है लेखक के बचपन से। दो पिताओं का असर था उन पर। उनके अपने पिता बहुत पढ़े लिखे सरकारी अफसर, पर जैसा किताब में बताया है वो मतलब जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहे, हमेशा चिंता लगी रहती थी पैसों की। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई ज्यादा नहीं की थी पर वो लगातार अमीर बनते जा रहे थे। यहीं से लेखक के मन में पैसे को लेकर सवाल उठने शुरू हुए कि भाई ये चक्कर क्या है। हाँ, और यहीं वो बड़ा फर्क सामने आता है। पुअर डैड का कहना था पैसे का मोह ही सारी बुराई की जड़ है, जबकि रिच डैड कहते थे पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। सोचिए, एक ही चीज पर कितने अलग विचार। ये असल में ना मानसिकता का बुनियादी फर्क दिखाता है। पुअर डैड का नजरिया ज्यादातर डर पर आधारित था, नौकरी जाने का डर, बिल न चुका पाने का डर, है ना। इसलिए वो हमेशा कहते थे सेफ चलो, ज्यादा रिस्क मत लो। रिच डैड वो डर और लालच, मतलब बेहतर चीजों की इच्छा, इनको मानवीय भावना मानते थे, लेकिन कहते थे कि इनको अपने ऊपर हावी मत होने दो, इनको समझो और मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल करो। डर आपको सावधान बनाता है, लालच आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है, बस कंट्रोल रखना जरूरी है। इसी से जुड़ा वो किस्सा भी है जब लेखक और माइक ने रिच डैड के लिए सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे पर काम शुरू किया था। आज के जमाने में तो ये कुछ भी नहीं। हाँ, और वो जानबूझकर किया गया था। रिच डैड उन्हें पहला सबक सिखा रहे थे, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। उनका कहना था कि ज्यादातर लोग ना एक चूहा दौड़, मतलब रैट रेस में फंस जाते हैं। चूहा दौड़, हाँ, मतलब वो चक्कर के ज्यादा पैसे कमाने के लिए और मेहनत करो, तनख्वाह बढ़ी तो खर्चे बढ़ा लिए, फिर और पैसों की जरूरत पड़ी, फिर और मेहनत, एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। बिल्कुल सही। रिच डैड ने पहले उन्हें कम पैसे दिए, फिर कहा कि अब मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा, मुफ्त में काम करो। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर इसके पीछे सोच बिल्कुल अलग थी। क्या सोच थी? मतलब मुफ्त में काम क्यों करवाना था? रिच डैड का लॉजिक ये था कि जब आप तनख्वाह के लिए काम करते हो तो आपका दिमाग बस उसी पेचेक के बारे में सोचता है, अगले महीने की तनख्वाह। जब पैसा आना बंद हो जाता है तब दिमाग पर जोर पड़ता है, तब वो पैसे कमाने के दूसरे रास्ते तलाशता है, अवसर देखना सीखता है। और उन्होंने किया भी। किताब में बताया है कैसे उन्होंने वो पुरानी फेंकी हुई कॉमिक्स जमा की और अपने घर के बेसमेंट में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल दी। दूसरे बच्चे पैसे देकर वहां कॉमिक्स पढ़ते थे। तो उन्होंने पैसे के लिए खटने के बजाय पैसे बनाने का एक सिस्टम बना लिया। हाँ, यही है पहला और सबसे अहम सबक। अमीर लोग ऐसा इंतजाम करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। वो पैसे के पीछे नहीं भागते, वो पैसे की साइकोलॉजी समझते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मौके बनाते हैं। ये सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने की बात नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से सोचने की बात है। ये सोच का पहला बड़ा बदलाव है। ठीक है, तो पहला सबक, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से काम करवाओ। अब आते हैं दूसरे सबक पर कि ये वित्तीय साक्षरता मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। यहाँ संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटी के फर्क की बात होती है। सुनने में तो बड़े आम से शब्द लगते हैं ये। हाँ, लगते तो आम है, लेकिन लेखक का मानना है कि ज्यादातर लोगों की पैसों की जो दिक्कतें हैं ना, उनकी जड़ यही है। वो संपत्ति और दायित्व का असली मतलब ही नहीं समझते। रिच डैड की परिभाषा बहुत सीधी है, जैसा किताब में है, संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छा। और दायित्व वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतनी सी बात है। ये परिभाषा तो हाँ सोचने पे मजबूर करती है, क्योंकि अक्सर हम जिन चीजों को अपनी संपत्ति मानते हैं, जैसे अपना घर, पुअर डैड भी तो यही मानते थे कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है।
पर रिच डैड के हिसाब से क्या वो सच में संपत्ति है? रिच डैड के अनुसार अक्सर घर एक दायित्व होता है, संपत्ति नहीं। क्यों? सोचिए जरा, घर आपकी जेब से लगातार पैसा निकालता है। होम लोन की किस्तें हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है, बीमा है, मेंटेनेंस, रिपेयर है। जब तक वो घर आपको किराया तनख्वाह आई और वो पूरी की पूरी खर्चों में निकल गई, टैक्स कट गया, किराया या लोन की किस्त चली गई, खाना पीना, कपड़े लत्ते, गाड़ी का खर्चा, मतलब आया और गया। और संपत्ति वाले कॉलम में कुछ नहीं जुड़ा, बल्कि दायित्व मतलब लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, वो शायद बढ़ते गए। बिल्कुल। अब इसके ठीक उलट अमीरों का कैश फ्लो पैटर्न देखिए। उनकी संपत्ति जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी, स्टॉक से डिविडेंड, बॉन्ड से ब्याज, अपने बिजनेस से मुनाफा, किसी किताब या गाने की रॉयल्टी, ये सब पैसा कमाकर उनकी जेब में डालते हैं। अच्छा। फिर इस इनकम से वो अपने खर्चे पूरे करते हैं और जो पैसा बचता है उसे वो वापस और ज्यादा संपत्ति खरीदने में लगा देते हैं। ओह, तो उनका संपत्ति वाला कॉलम लगातार बड़ा होता जाता है। हाँ, और उनकी इनकम भी बढ़ती जाती है। उनका पैसा ही उनके लिए और पैसा बना रहा है, एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। तो असली खेल संपत्ति बनाने का है। पहले संपत्ति बनाओ, फिर उस संपत्ति से जो पैसा आए उससे अपनी जिंदगी चलाओ, अपने शौक पूरे करो। जबकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं और सोचते हैं कि जो घर या गाड़ी लोन पर ली है वही उनकी संपत्ति है। एकदम सही, यही है फाइनेंशियल लिटरेसी का बेस। ये समझना कि पैसा आपकी जिंदगी में आ कैसे रहा है और जा कहाँ रहा है, और फिर उसे ऐसे डायरेक्ट करना कि वो आपकी संपत्ति वाले कॉलम को भरे, दायित्व वाले को नहीं। किताब इसी बात पर बहुत जोर देती है कि स्कूल हमें पढ़ना लिखना, कोई हुनर तो सिखा देते हैं, लेकिन पैसा काम कैसे करता है ये अक्सर नहीं सिखाते। इसीलिए अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी जिंदगी भर पैसों के लिए स्ट्रगल करते रह सकते हैं। बहुत दिलचस्प। अच्छा, अगला सबक है अपने काम से काम रखो, अंग्रेजी में माइंड योर ओन बिजनेस। इसका क्या मतलब है? क्या ये कि अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ अपने काम से काम रखो का मतलब है कि अपनी नौकरी, जो आपका पेशा है, वो करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ अपना खुद का बिजनेस यानी अपनी संपत्ति वाला कॉलम खड़ा करना शुरू करो। यहाँ पेशा मतलब प्रोफेशन और बिजनेस, इसमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। पेशा और बिजनेस, इसमें क्या फर्क है इस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, आपका पेशा वो है जिससे आप अपनी रोज की रोटी कमाते हैं, जैसे आपकी जॉब। एक डॉक्टर का पेशा मरीज देखना है, एक टीचर का पढ़ाना है। लेकिन आपका बिजनेस आपकी वो संपत्ति है जो आपके लिए पैसा कमाती है, भले ही आप रोज वहां जाकर बैठे या नहीं। हाँ, वो मैकडॉनल्ड्स वाला उदाहरण याद आ गया जो किताब में है, रे क्रॉक वाला। उनसे किसी ने पूछा कि आप किस बिजनेस में हैं। लोग सोचते थे कि वो हैमबर्गर बेचने के बिजनेस में है। बिल्कुल, लेकिन क्रॉक ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मेरा पेशा भले ही हैमबर्गर बेचना है, पर मेरा असली बिजनेस तो रियल एस्टेट है। क्योंकि मैकडॉनल्ड्स की असली दौलत दुनिया भर में उन प्राइम लोकेशंस पर उनकी जमीनें थी जहां उनके रेस्टोरेंट खुले थे। वो जमीन उनकी असली संपत्ति थी जिसकी कीमत लगातार बढ़ रही थी। तो हमें किस तरह की संपत्तियां बनानी चाहिए जिन्हें हम अपना असली बिजनेस कह सकें? किताब कुछ उदाहरण देती है, जैसे ऐसे बिजनेस जिनमें आपकी रोज की हाजिरी जरूरी ना हो, आप मालिक हो पर मैनेजमेंट कोई और देख रहा हो, स्टॉक मार्केट में शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ऐसी रियल एस्टेट जिससे किराया आता हो, नोट्स मतलब जैसे आपने किसी को पैसा उधार दिया हो और उससे ब्याज मिल रहा हो, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई किताब लिखी, कोई गाना बनाया, कोई पेटेंट लिया जिससे रॉयल्टी आती रहे। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसकी कीमत बढ़े या जो बिना आपके लगातार खटे आपको इनकम दे। लेकिन ये सब करना एक आम नौकरी वाले इंसान के लिए मतलब प्रैक्टिकल कितना है? दिन भर जॉब करो, फिर ये सब कैसे करें? देखिए, विचार ये नहीं है कि आप रातों रात सब कुछ खड़ा कर लें। विचार है कि शुरुआत करें। अपनी नौकरी से जो कमा रहे हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा नियमित रूप से इन संपत्तियों को बनाने में लगाएं। छोटी शुरुआत करें, शायद कुछ शेयर खरीद लिए या रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं ये सीखना शुरू किया। मुख्य बात है अपने संपत्ति वाले कॉलम को भरना शुरू करना। और हाँ, वो लग्जरी वाली चीजें, महंगी कारें, बड़े घर, वो तब खरीदें जब आपकी संपत्ति इतनी इनकम देने लगे कि वो उनका खर्चा उठा सके। अपनी मेहनत की कमाई से या लोन लेकर नहीं, पहले संपत्ति फिर शौक। समझ गए। अब आते हैं चौथे सबक पर, जो थोड़ा पेचीदा लग सकता है, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। किताब कहती है कि टैक्स शुरू में अमीरों पर लगे थे, पर धीरे धीरे इसका बोझ मिडिल क्लास पर ज्यादा आ गया। हाँ, किताब ने रिच डैड के नजरिए से ये बात समझाई गई है।
कि इतिहास में टैक्स वगैरह अमीरों से युद्ध का खर्चा निकालने के लिए शुरू हुए थे, लेकिन धीरे धीरे सरकारी खर्चे बढ़ते गए और टैक्स का दायरा भी बढ़ता गया, और इसका सबसे ज्यादा असर नौकरी पेशा मिडिल क्लास पर पड़ा। क्यों? मतलब नौकरी करने वालों पर सबसे ज्यादा असर क्यों पड़ा किताब के हिसाब से? किताब का तर्क यह है, जो व्यक्ति नौकरी करता है उसकी इनकम पर टैक्स सबसे पहले कटता है। तनख्वाह मिली नहीं कि टीडीएस कट गया, फिर जो हाथ में आता है उससे वो अपने खर्चे चलाता है। इसके उलट अमीर लोग अक्सर कॉरपोरेशन यानी एक कंपनी बनाकर काम करते हैं। अच्छा, तो कंपनी बनाने से क्या फायदा होता है जैसा किताब बताती है? स्रोत के अनुसार कॉरपोरेशन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग तरह से काम करता है। कॉरपोरेशन पहले पैसा कमाता है, फिर वो अपने बिजनेस से जुड़े जितने भी जायज खर्चे हैं, ऑफिस का किराया, ट्रैवल, स्टाफ की सैलरी वगैरह वगैरह, वो सब उस इनकम से करता है, और फिर जो मुनाफा बचता है सिर्फ उस पर टैक्स देता है। ये व्यक्ति के क्रम से ठीक उल्टा है। व्यक्ति का क्रम क्या है? कमाओ, टैक्स दो, फिर खर्च करो। हाँ। कॉरपोरेशन का क्रम है कमाओ, खर्च करो, बिजनेस के खर्चे, और फिर जो बचा उस पर टैक्स दो। तो क्या किताब ये कह रही है कि कॉर्पोरेशन टैक्स बचाने का एक लीगल तरीका है? इसे बचाने से ज्यादा किताब इसे एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज के तौर पर देखती है। कॉर्पोरेशन एक कानूनी ढांचा है जिसके अपने नियम कायदे हैं। इसका सही इस्तेमाल करना आपके फाइनेंशियल आईक्यू मतलब वित्तीय समझदारी का हिस्सा है। रिच डैड के अनुसार फाइनेंशियल आईक्यू के 4 मुख्य पिलर हैं। पहला, अकाउंटिंग मतलब नंबर समझना। दूसरा, इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसा बनाना। तीसरा, मार्केट को समझना, सप्लाई डिमांड का खेल। और चौथा, कानून, खासकर कॉर्पोरेट लॉ और टैक्स लॉ की जानकारी। कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल इसी चौथे पिलर में आता है। ठीक है, अब 5वें सबक पर आते हैं। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इसका क्या मतलब है? नोट छापते हैं क्या वो? नहीं, नोट छापने से मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि अमीर लोग सिर्फ मौकों का इंतजार नहीं करते कि कोई अच्छा मौका आएगा, वो मौके बनाते हैं। वो ऐसी डील्स या अवसर खोज लेते हैं, या यूं कहें कि बना लेते हैं, जिन्हें दूसरे लोग देख ही नहीं पाते। इसके लिए सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है, इसके लिए दिमाग चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, और हाँ, थोड़ी हिम्मत भी चाहिए। जैसे किताब में उदाहरण दिए हैं कि कैसे लेखक ने ऐसी प्रॉपर्टीज ढूंढी जिनकी कीमत मार्केट में कम लगी हुई थी, या कैसे उसने बिना ज्यादा अपना पैसा लगाए ही सौदे कर लिए। ये तो मतलब दिमाग का खेल ज्यादा लगता है। बिल्कुल, ये फिर से वही बात आ गई, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। जब आप अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट और कानून को समझते हैं तो आप उन मौकों को देख पाते हैं जो दूसरों को नहीं दिखते। आप समझ जाते हैं कि रिस्क का अंदाजा कैसे लगाना है और कैसे एक मुश्किल दिखने वाली सिचुएशन को अपने फायदे में मोड़ना है। ये सिर्फ पैसा बचाने या मेहनत करने से बहुत आगे की बात है, ये फाइनेंशियली क्रिएटिव होने की बात है। और इसी से जुड़ा है छठा सबक, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। ये तो कुछ पहले सबक जैसा ही लग रहा है, पर इसमें क्या अलग है? ये पहले सबक का ही एक तरह से विस्तार है, लेकिन इसका फोकस खास तौर पर स्किल यानी कौशल हासिल करने पर है। ये सलाह देता है, खासकर अपने करियर की शुरुआत में, कि ऐसी नौकरी चुनो जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सीखने को मिले, भले ही तनख्वाह थोड़ी कम क्यों ना हो, क्योंकि जो स्किल आप सीखेंगे वो लंबे समय में आपको कहीं ज्यादा कमा कर देंगे। हाँ, किताब में वो एक जर्नलिस्ट महिला का उदाहरण था जो बेस्ट सेलिंग राइटर बनना चाहती थी, पर सेल्स का कोर्स करने से हिचकर रही थी। हाँ, रिच डैड ने उसे समझाया कि सिर्फ अच्छा लिखना काफी नहीं है, तुम्हें अपनी किताब बेचना भी सीखना होगा। सेल्स और मार्केटिंग ऐसे स्किल्स हैं जो लगभग हर फील्ड में काम आते हैं। रिच डैड का मानना था कि लोगों को सिर्फ एक चीज में स्पेशलिस्ट बनने के बजाय कई तरह के स्किल्स सीखने चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स, मार्केटिंग, लोगों को मैनेज करना, पैसों को मैनेज करना। तो क्या स्पेशलाइजेशन मतलब विशेषज्ञता बुरी है? बुरी नहीं है, लेकिन किताब का तर्क है कि सिर्फ एक ही चीज में बहुत ज्यादा माहिर हो जाना आपको फाइनेंशियली थोड़ा वल्नरेबल बना सकता है। सोचिए, अगर उस एक स्किल की डिमांड कम हो गई तो? अगर आपके पास कई तरह के स्किल्स हैं तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, ज्यादा सुरक्षा होती है। इसलिए खासकर शुरुआत में सीखने पर फोकस करें, सिर्फ कमाने पर नहीं। ऐसी जॉब या रोल चुनें जो आपको नए और काम के स्किल सिखाएं। ये तो बहुत ही जरूरी बातें हैं, लेकिन सिर्फ ये सब जान लेना ही तो काफी नहीं होता ना। किताब में उन रुकावटों का भी जिक्र है जो लोगों को अमीर बनने से रोकती हैं। ये दिमागी रुकावटें हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और शायद जानकारी से भी ज्यादा जरूरी इन दिमागी रुकावटों को पार करना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट है डर, खास तौर पर पैसा खोने का डर। क्या अमीर लोगों को डर नहीं लगता? लगता है, क्यों नहीं लगता। किताब कहती है कि ऐसा कोई नहीं है जिसे पैसा खोना अच्छा लगता हो।
फर्क यह है कि अमीर लोग इस डर के मारे हाथ पैर छोड़कर बैठ नहीं जाते, वो इसे मैनेज करना सीखते हैं। वो सीखते हैं कि रिस्क को कम कैसे किया जाए, बुरे से बुरे हालात के लिए तैयारी कैसे रखी जाए, और अगर नुकसान हो भी गया तो उसे फेलियर न मानकर सीखने का एक मौका समझे। वो टैक्सेस वाली कहावत है ना किताब में, हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है पर मरना कोई नहीं चाहता, वैसे ही हर कोई अमीर बनना चाहता है पर पैसा खोने का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन बिना रिस्क लिए बड़ा रिवॉर्ड भी नहीं मिलता। तो कुंजी है डर को समझना और उसे संभालना सीखना। डर के अलावा और कौन सी बाधाएं हैं? एक और बड़ी बाधा है संदेह, या जिसे सिनिसिज्म कहते हैं। वो अंदर की आवाज या वो बाहर के लोग जो हमेशा कहते हैं, अरे ये नहीं हो सकता, इसमें तो बहुत रिस्क है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये शक आपको एक्शन लेने से रोकता है। फिर आता है आलस, लेजीनेस, जो अक्सर बिजी होने के भेस में छुपा होता है। लोग जरूरी कामों को, जैसे अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देना या संपत्ति बनाने की शुरुआत करना, इनको टालते रहते हैं क्योंकि वो आसान या तुरंत मजा देने वाले कामों में लगे रहते हैं। और बुरी आदतें और अहंकार। हाँ, बुरी आदतें, जैसे अपनी कमाई से पहले खुद को पे ना करना, मतलब पहले बचत और निवेश न करके सारे बिल चुका देना। रिच डैड की सलाह थी, पहले खुद को भुगतान करो। और आखिर में एरोगेंस यानी अहंकार, ये मानना कि जो आप जानते हैं वही सब कुछ है और कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। ये आपके सीखने के दरवाजे बंद कर देता है। और फाइनेंस की दुनिया तो लगातार बदल रही है। अहंकार आपकी अज्ञानता और आपके पैसों का नुकसान का कारण बन सकता है। इन सभी रुकावटों से पार पाना तो एक अलग ही जंग है। यकीनन ये एक अंदरूनी लड़ाई है। डर को हिम्मत में बदलना, शक को सवाल पूछने और विश्लेषण करने की ताकत में बदलना, आलस को थोड़ी सी लालच, बेहतर जिंदगी की इच्छा जगाकर एक्शन में बदलना, बुरी आदतों को अच्छी फाइनेंशियल आदतों से रिप्लेस करना और अहंकार को विनम्रता और हमेशा सीखते रहने की इच्छा से बदलना, यही असली चुनौती है। तो रिच डैड पुअर डैड के इन हिस्सों से हमने क्या मुख्य बातें समझी? मेरे लिए तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता हमारी सोच और हमारी शिक्षा से तय होता है। किताबी पढ़ाई जरूरी है, पर पैसों की समझ शायद उससे भी ज्यादा। बिल्कुल, और ये पैसों की समझ कोई रॉकेट साइंस हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो संपत्ति और दायित्व का सीधा साधा फर्क समझना और फिर लगातार डिसिप्लिन के साथ संपत्ति बनाने पर फोकस करना, यही वो रास्ता है जो किताब सुझाती है। पैसा बनाने के लिए हमेशा बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, सही सोच, थोड़ी हिम्मत, थोड़ी क्रिएटिविटी और लगातार सीखते रहने की इच्छा, इनकी जरूरत जरूर होती है। और ये सिर्फ थ्योरी जानने की बात नहीं है, ये उन आइडियाज पर अमल करने की बात है, डर और शक से ऊपर उठने की बात है और अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को लगातार बढ़ाने की बात है। किताब जो पारंपरिक सलाह है, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, सेफ जॉब पकड़ो, उसको सीधे सीधे चैलेंज करती है और कहती है कि ये रास्ता शायद आपको सेफ रखे, पर जरूरी नहीं कि आपको फाइनेंशियली आजाद करे। हाँ, ये एक तरह का कॉल टू एक्शन है कि अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की जिम्मेदारी खुद लो। हमें सिखाया जाता है कि गलतियां करना बुरा है, स्कूल में गलतियों पर नंबर कटते हैं, लेकिन असल जिंदगी में, खासकर पैसे कमाने के मामले में, गलतियां अक्सर सीखने का सबसे अच्छा तरीका होती हैं, बशर्ते हम उनसे सीखें और आगे बढ़ें। यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं आपको सोचने के लिए। अगर हमारी पारंपरिक शिक्षा और शायद हमारे घर का माहौल हमें अमीर बनने के लिए तैयार नहीं करता, जैसा कि ये किताब तर्क देती है, तो आज हम अपनी वित्तीय शिक्षा की जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं? वो पहला छोटा सा करने लायक कदम क्या हो सकता है जिससे कोई भी इन बातों को सुनने के बाद उठा सकता है, ताकि अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक नई, ज्यादा मजबूत दिशा दे सके?